आपदा प्रबंधन नाकामी की सजा क्यों भुगते जनता। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी व्यवस्था की खामियों को सामने लाकर रख दिया है। ये पहली बार नहीं है, इसके पूर्व भी कई बार आपदाओं के समय हम ऐसे ही नाकाम होते रहे हैं। इसमें जो है, इस देश में जिम्मेदार मतदाता को आज़ादी के 70 दशक बाद भी ये पूछने का हक तो अपनी सरकार से है ही कि आखिर बड़ी आपदाओं के वक्त भारतीय आपदा तंत्र बेबस और लाचार क्यों नजर आता है। इस मामले में किसी एक पार्टी को निशाना बनाने का मकसद नहीं हो। हुकूमत संभाल चुके सारे सियासी दल और गठबंधन इस पर कटघरे में दिखाई दे रहे हैं। एक सुस्त और तत्काल परिणाम देने के लिए ढांचा हम क्यों नहीं खड़ा कर पाए हैं। आपदा प्रबंधन संस्थान खोल देने और समय समय पर उनके मुर्दाभ्यासों से लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा तो बर्बाद हो जाता है, पर उससे जनता के दिलों में यह भाव नहीं जगता कि आइंदा किसी प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित किसी विपत्ति के समय वह सुरक्षित रहेगा। खास तौर पर कोरोना काल में यह तथ्य और गंभीरता से स्थापित होता है। भारत केवल एक बार सीख सका सबक। स्वतंत्रता के बाद सिर्फ एक बार ऐसी हालत बने हैं जब इस विराट मुल्क ने सबक सीखा, अन्यथा बाकी अवसरों पर तो हम हाफते ही रहे हैं। चीन और पाकिस्तान से जंग के बाद हिंदुस्तान की हालत खास्ता थी। लगातार सूखे ने गेहूं पर मार की थी। लोग दाने दाने के लिए मोहताज थे। ऐसे में अमेरिका से ही घटिया लाल गेहूं आता था। पाकिस्तान से युद्ध में अमेरिका का फरमान आया कि जंग बंद करो, नहीं तो गेहूं नहीं मिलेगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जवाब दिया, बेशक गेहूं भेजना बंद कर दीजिए। इसके बाद हरित क्रांति की नींव पड़ी और अगले 10-15 बरस में हम आत्मनिर्भर हो गए। अब किसी देश के आगे हम अनाज की भीख नहीं मांगते। उल्टे ज़रूरत होने पर भारत 10-20 देशों को अनाज संकट दूर करने में सक्षम है। इसके बाद की दास्तान लेकिन नाकामी भरी है। हम आपदा, आफत और संकट से जूझने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं कर पाते हैं। हमें याद आती है 1984 में विश्व की भीषणतम मानव निर्मित भोपाल गैस त्रासदी, जब जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट से लोग तिल तिल कर मरते रहे और समूचा तंत्र विफल रहा। शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं बची। हिंदू हो या मुस्लिम, बिना पहचान किए किरोसिन डालकर जलाए जाते रहे। कोई दवा नहीं थी। मुख्यमंत्री समेत सारी सरकारी और आला अफसर भोपाल से भाग गए। लोग अपने दम पर मौत से जूझते रहे। यूनियन कार्बाइड सारे नियम कानूनों को ठेंगा दिखाती रही। आज कई पीढ़ियों बाद भी उस जहरीली गैस का असर कम नहीं हुआ है। दोबारा कभी ऐसा हादसा हुआ तो जहरीली गैसों से बचने का कोई एक्शन प्लान आज तक भारत की संसद में नहीं आया।
भूकंप, सुनामी, बाढ़ में भी यही हाल। इसके बाद 1996, 2001 और 2005 में भयानक भूकंप आए, भारी बर्बादी और तबाही हुई, बड़ी संख्या में जाने गई। आपदा प्रबंधन संस्थान ने कुछ मॉक ड्रिल और कुछ प्रचार सामग्री प्रचारित करके इतिश्रित कर ली। हिमालयन जोन अभी भी भूकंप के नज़रिए से बेहद संवेदनशील है, लेकिन भारत देश का कोई गांव बचाव के तरीके और क्षति नियंत्रित करने के वैज्ञानिक उपाय नहीं जानता और न ही कोई विश्वविद्यालय व्यवस्थित ढंग से पढ़ाता है। इसी तरह पानी से आने वाला भूकंप, सुनामी से बचाव का जमीनी तंत्र हमारे पास नहीं है। 17 साल पहले जब सुनामी ने भारत के अनेक शहरों में तबाही मचाई तो हम अंतर्राष्ट्रीय सुनामी क्लब के सदस्य तक नहीं थे। ताज़ा स्थिति सिर्फ यह बदली है कि अगर सुनामी आई तो कुछ घंटे पहले चेतावनी जारी कर सकते हैं। इसके सिवाय हम कुछ नहीं कर सकते। हम जापान जैसे भूकंप के दौरान और उसके बाद त्वरित कार्रवाई करने का पेशेवर ढंग तक नहीं सीख सके। इस क्रम में बाढ़ के भयानक रूप को कैसे भूल सकते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल सहित अनेक राज्यों में प्रति वर्ष बाढ़ आती है। कुछ दिनों बाद यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और कोसी जैसे अनेक नदियां बाढ़ में अपना रुद्र रूप दिखाती हैं। हम हाथ मलते हुए विनाश को देखते रहते हैं। बाढ़ के अतिरिक्त पानी को रोककर उसके इस्तेमाल की बात तो दूर, डूबे गांव के लिए यदि सेना मदद न करे तो अनगिनत जिंदगियां पानी में बह जाएं। नदियों के पेट में घर बने हैं, उपनदियां दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं। संसद में कभी कभार समितियां अपनी रिपोर्ट सदन के पटल पर रख देते हैं, इसके बाद वो धूल खाती रहती हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट भी एक तरह से कागजी खानापूर्ति बन कर रह गया है। ताज़ा उदाहरण कोरोना काल में देखने को मिल रहा है। हम मानने के लिए तैयार हैं कि इस बीमारी से सारे संसार में कोहराम है। इसका कोई मारक एंटीडोट अभी तक सामने नहीं आया है। महामारी का चरित्र ही ऐसा है कि उसने कमोवेश सारे प्रदेशों में हाहाकार मचा दिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, बचाव के टीके चोरी हो रहे हैं, नकली बन रहे हैं। जो इंजेक्शन मिल रहा है तो उस पर हजारों रुपया देना पड़ रहा है। यही नहीं, किराना से लेकर सब्जियों के दाम लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू में आसमान छू रहे हैं। उस पर किसी का नियंत्रण नज़र नहीं आता। क्या महामारी या मौतों पर भी कारोबार किया जा सकता है? ये कैसा असंवेदनशील और जालिम समाज हम रच रहे हैं। शमशानों और कब्रिस्तानों में प्रतीक्षा सूची अगले दिन तक है। अपवाद स्वरूप समूचे तंत्र में चंद उजली कथाओं को छोड़ दे तो लगता है देश में लूट की छूट देने वाला एक विशाल मंडी में तब्दील हो गया है। इस पर नियंत्रित करना भी केंद्र और राज्य की निर्वाचित सरकारों का धर्म है।